तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व को अगर अम्बेडकर जी के शब्दों में कहें तो ये हमारे संविधान की एक अनूठी विशेषता है। तो अम्बेडकर जी ने इसके बारे में कथन कहा था कि एक हमारे संविधान की अनूठी विशेषता है। साथ ही एक अमेरिकी इतिहासकार हैं ग्रैनविल ऑस्टिन, तो उनके शब्दों में अगर समझें तो हमारा जो मौलिक अधिकार है और जो निदेशक तत्व हैं, अगर उन दोनों को मिला के देखते हैं तो ये हमारे संविधान की आत्मा दर्शाती है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में, किसने कौन सा कथन कहा। साथ ही फंडामेंटल राइट और डीपीएस में जो फ़र्क है उन सब चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। साथ ही इसकी विशेषताएं क्या है, क्यों इनको निदेशक तत्व कहा जाता है, और सारी चीज़ें जितने भी केसेस हुए इनसे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए हैं, 24वां अमेंडमेंट ले लीजिए, 25वां अमेंडमेंट ले लीजिए, गोलकनाथ ले लीजिए, जितने भी केस हुए हैं इन सारी चीज़ों को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और साथ ही अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो हमारे जो चैनल पे एक इनिशिएटिव होता है, कौन सा, इसमें जो कंसाइज कीवर्ड्स होते हैं वो हम निकालते हैं, ताकि जो अगर आप रिवीजन करना चाहें तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये पूरे जो चैप्टर होगा हमारा उसका क्रक्स निकाल के देते हैं कंसाइज कीवर्ड्स में। तो ये देख सकते हैं, ये हमने लिख रखे हैं आखिरी में। पीडीएफ जो होगी आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी, कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के। ये देख सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी अगर तैयारी से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही हो तो हमारा आईडी देख सकते हैं आप इंस्टाग्राम की, वहाँ पे आके पूछ सकते हैं कोई भी दिक्कत आ रही हो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा कौन सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निदेशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51 तक जिसमें मेंशन है भारतीय संविधान में। इसको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो देख लेते हैं क्या। तो पहला क्या, निदेशक तत्वों का उल्लेख कौन सा है, तो हमने जैसे स्टार्टिंग में बता दिया आर्टिकल 36 से 51। ध्यान रखिएगा क्या ये कीवर्ड है, क्या, निदेशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में, कौन से, 36 से 51, भाग 4 ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकल 36 से 51 ध्यान रखिएगा। साथ ही आगे क्या किया, संविधान निर्माताओं का ये विचार जो है 1937 में निर्मित हुआ था, कौन सा, आयरलैंड का संविधान, वहाँ से लिया गया है। तो ध्यान क्या रखना है, जो हमारा नीति निदेशक तत्व है कौन से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 36 से 51 ध्यान रखिएगा, भाग 4 ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आयरलैंड के संविधान में इसको लिया गया वो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान में जो इसको लिया गया है तो स्पेन के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान क्या क्या रखना है आपको, भारतीय संविधान में जो नीति निदेशक तत्वों का चैप्टर है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है जो 1937 में बना था, और आयरलैंड ने इसको कहाँ से ग्रहण किया है, तो स्पेन के संविधान से। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे क्या दिया गया है, वही चीज़ आगे बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में इंट्रो में ही बता दिया था कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इसको क्या क्या था, भारतीय संविधान के अनूठी विशेषता के तौर पर इसको बताया था। आगे है मूल अधिकार और निदेशक तत्व, साथ साथ अगर इनको देखें तो संविधान की आत्मा और दर्शन का कार्य करते हैं। ग्रैनविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्व और अधिकारों को क्या बताया, संविधान की मूल आत्मा। तो ये लाइन ध्यान में रखिएगा, ऑस्टिन ने क्या बताया, निदेशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। विशेषताएं इसकी देख लेते हैं, क्या जो नीति निदेशक तत्व इनकी विशेषता देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व नामक ये जो उक्ति है यह स्पष्ट होता है इससे कि नीतियों या कानून को प्रभावी बनाते समय राज्य क्या करेगा, इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। साथ ही संवैधानिक निदेश, विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश है। तो निदेशक तत्व हमारे क्या है, अगर कोई विधायिका, कार्यपालिका, अगर विधायिका हमारी कोई कानून बनाती है तो उसको क्या, निदेशक तत्वों के आधार पर उसके निर्देश देते हैं कि अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है तो निदेशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए उन कानूनों का निर्माण करेगा। तो वही बता रहा है इसमें। आगे क्या है, अनुच्छेद 36 के अनुसार बताया गया है कि एक चीज ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 12, कौन सा, अनुच्छेद 12 ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 12 जो है हमारा मूल अधिकारों के चैप्टर्स में है, जो भाग 3 में है, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है, तो राज्य की परिभाषा डिफाइन की गई है। तो ध्यान रखिएगा क्या, राज्य की परिभाषा डिफाइन की गई है अनुच्छेद 12 में। तो वही बोल रहा, अनुच्छेद 36 में क्या होगा, राज्य की परिभाषा वही होगी जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो मूल अधिकारों के भाग 3 में, और भाग 3 में कौन से, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का जो अर्थ होगा वह अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य का अर्थ होगा। तो ये बता रहा है, इसलिए यह इसमें क्या क्या होगा कि यह केंद्र, राज्य सरकारों, विधायिका, कार्यपालिका अंगों और सभी स्थानीय जो प्राधिकरण है देश में सभी अन्य लोक प्राधिकरणों को सम्मिलित करता है। इसीलिए इसके अंतर्गत सारी की सारी संस्थाएं आती है, चाहे केंद्र सरकार हो जाए, राज्य सरकार हो जाए, विधायिका हो जाए, कार्यपालिका हो जाए, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। किसके, तो इसी के अंतर्गत आती हैं, राज्य शब्द के अंतर्गत आती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग को विधायिका और कार्यपालिका समझ में नहीं आती तो विधायिका का मतलब क्या होता है, संसद हमारी जो कानून का निर्माण करती है, और जो कार्यपालिका का मतलब ये होता है जो सरकार के अंतर्गत जो मंत्री बनाए जाते हैं उसी को कार्यपालिका कहते हैं। 2 प्रकार की कार्यपालिका भी होती है, स्थायी और अस्थायी। जो सरकार बनती है वो 5 साल के लिए बनती है, इसलिए उसको अस्थायी कार्यपालिका करते हैं। और जो हम लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं
एडमिनिस्ट्रेटिव की, IAS IPS ये सब जो होते हैं ये कौन से स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, तो नीचे ध्यान में रखिएगा। तो यही बता रहा है इसके अंदर राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ये सभी आएंगे, और ये परिभाषा कहाँ पे, तो 12 में जो दिए वही सेम एज इट इज 36 के तहत ये भी परिभाषा होगी राज्य की। आगे क्या बता रहा है, निदेशक तत्व क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 में जो उल्लिखित अनुदेश थे उसी के समान है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी बताते हैं जो 1935 का अधिनियम था उसमें जो अनुदेश दिए गए थे, किसको किसको अनुदेश दिए गए, अनुदेश मतलब एक टाइप का वो आदेश दिए गए थे कि इस प्रकार से कार्य करना है आप लोग को। तो 1935 के अधिनियम में जो गवर्नर जनरल थे और जो प्रांतों के गवर्नर थे तो उनको कुछ आदेश और अनुदेश दिए गए थे, उसी के आधार पर क्या बता रहे हैं अम्बेडकर जी, आगे देख लेते हैं। अम्बेडकर के शब्दों में क्या, निदेशक तत्व अनुदेशों के समान है। कौन से अनुदेशों के समान, जो 1935 के एक्ट में दिए गए थे, किसके अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नर को जारी किए जाते थे, ये निदेशक तत्व कहा जाता था, जिसे क्या है निदेशक तत्व कहा जाता था। या उन अनुदेशों का ही दूसरा नाम है। इनमें केवल यह है कि अंतर की वहाँ पे क्या था, गवर्नर जनरल और जो प्रांत के गवर्नर थे उनको, और उसके स्थान पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आदेश दिया जाता था किसको, तो जो हमारे गवर्नर और गवर्नर जनरल हो गए उसी के समान ये है, लेकिन यहाँ पे क्या है, विधायिका और कार्यपालिका को हमें आदेश दिए जाते हैं, अनुदेश दिए जाते हैं। तो वही हमारा DPSP में प्रावधान दिया गया है, तो अम्बेडकर जी के शब्दों में अगर समझे तो। आगे क्या, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निदेशक तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य क्या है, न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना। तो इनका एक उद्देश्य क्या है, न्याय में उच्च आदर्श का रखना, स्वतंत्रता समानता को बनाए रखना, यही इनके आदर्श हैं। इतनी चीज ध्यान रखिएगा। और साथ ही एक ये कीवर्ड ध्यान रखिएगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन करते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो नीति निदेशक तत्व हमारे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, ध्यान रखिएगा कीवर्ड। तो कीवर्ड कौन कौन से हो गए, आर्टिकल 36 से 51, आयरलैंड, स्पेन, और साथ ही संविधान की मूल आत्मा और अनूठी विशेषता वाले जो अम्बेडकर जी ने कहा था, ऑस्टिन ने मूल आत्मा बताया था, लोक कल्याणकारी राज्य ध्यान में रखिएगा, ये भी कीवर्ड। आगे हम बता रखा है जैसे मैंने कि कंसाइज थिंग्स में इनको सारी कीवर्ड हम आपको दे देंगे, प्रोवाइड कराएंगे PDF उसकी, तो वहाँ पे जाके इसको आप अच्छे से देख भी सकते हैं। तो वही बता रहा है इनका उद्देश्य क्या है, DPSP का लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ना कि पुलिस राज्य का जो औपनिवेशिक काल में थी। वहीं आगे बता रहा है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निदेशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और साथ ही सामाजिक और आर्थिक और सामाजिक जो लोकतंत्र है उसको भी मजबूत करना है, इसका उद्देश्य है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी DPSP का उद्देश्य है, साथ ही सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना भी DPSP का उद्देश्य है। आगे क्या है, नॉन जस्टिसिएबल हैं, गैर न्यायोचित हैं, ये कीवर्ड ध्यान में रखिएगा। इनको मतलब न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता अगर किसी निदेशक तत्व का हनन होता है, तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा ये कीवर्ड, यानी कि अगर इसका हनन होता है तो न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता, अतः सरकार इन्हें लागू क्या कर सकती है, सरकार इन्हें लागू करने के लिए लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। तो क्या बता रहा है, जो सरकार है इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर इसका हनन होता है तो सरकार द्वारा इसको लागू जरूर कराया जाएगा, ना ही न्यायालय आप जा सकते हैं क्योंकि ये गैर न्यायोचित हैं। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। आगे क्या दिया है, संविधान का अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है कि निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये एक प्रकार के कर्तव्य है, ना कि कोई जरूरी है, मैंडेटरी है कि इसको राज्य को करना ही करना है। अगर राज्य करता है तो ठीक, नहीं करता है तो ठीक, इसके आधार पर आप कहीं इसको चुनौती नहीं दे सकते और ना ही इसको लागू करवा सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है लेकिन कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। ये आपको पता होगा, अगर कोई संवैधानिक मान्यता चेक करनी है किसी कानून की कि संविधान के अनुसार ये कार्य कानून बना है कि नहीं बना है, तो अगर उसकी संवैधानिक मान्यता की जांच करनी है तो जो न्यायालय क्या करता है, इनको देखता है कि इनको DPSP को देखता है उसकी संवैधानिक मान्यता की जाँच करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार व्यवस्था की है कि किसी विधि को संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाए कि प्रश्न क्या पाए कि अगर नीति निदेशक तत्व को प्रभावी करना चाहते हैं कोई और ऐसे विधि जो अनुच्छेद 14 और 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए संवैधानिकता से बचा सकती है। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि अगर कोई DPSP का प्रोविजन लागू किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोई DPSP का प्रोविजन लागू किया जाता है और उससे आर्टिकल कौन सा 14 और 19, तो ध्यान रखिएगा, अगर अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन भी हो रहा है किसी DPSP के प्रोविजन को लागू करने में, तो उसको असंवैधानिकता से बचा सकती है, बशर्ते उसको क्या होना चाहिए, जो कानून बनाया जा रहा है वो है कि संवैधानिक मान्यता के अंतर्गत होना चाहिए। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो क्या ये हमने देख लिया, यही इसका मतलब है। आगे वर्गीकरण दिया गया है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
जो नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण किया गया है वो संविधान में कहीं भी इनका वर्गीकरण नहीं है। इसको हम अपनी सहजता के लिए उसी आधार पर हम इसको वर्गीकरण कर लेते हैं, किसकी अपनी सहजता के आधार पर इसको वर्गीकरण करके पढ़ते हैं। इसका संविधान में कहीं भी वर्गीकरण नहीं किया गया। वहाँ पर आर्टिकल 36 से 51 तक का लाइन टू लाइन मिलेगा आपको लिखा हुआ, वहाँ कोई भी इसका वर्गीकरण नहीं किया गया। इतनी चीज़ ध्यान में रखिए कि ये हमारे द्वारा मतलब हम लोग अपने पढ़ने की सहजता के आधार पर बुक जो राइटर हैं बुक के उन्होंने इसको वर्गीकृत किया हुआ है। देख लेते हैं आगे क्या है वर्गीकरण में। हालांकि संविधान ने इनका वर्गीकरण नहीं किया गया, लेकिन इसकी दशा और दिशा के आधार पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी में विभक्त किया गया है। तो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक 3 पार्ट में इसका डिवाइड किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहले देख लेते हैं समाजवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, उनको देखते हैं। समाजवादी सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या है? समाजवाद के आलोक में है। लोकतांत्रिक समाजवाद राज्य का खाका खींचता है, जिसका लक्ष्य क्या होगा? सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना। तो मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या होता है अर्थ? सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना। तो यही बता रहा है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। निर्देश कौन कौन से देख लेते हैं। पहला क्या है? तो पहला नीचे दिया है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ये चीज ध्यान रखिएगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जो पॉइंट दिया है यहाँ पे, ये हमारा प्रस्तावना में भी देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है हमारे संविधान में कहाँ कहाँ मिलती है? तो ये प्रस्तावना में भी मिलती है और आर्टिकल 38 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, वहाँ पे भी मिलता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो यही दिया है क्या? ये समाजवादी सिद्धांत है, सामाजिक आर्थिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर को असमानता जो है उसकी समाप्त करना, आर्टिकल 38। तो अनुच्छेद 38 कौन सा हमारा? समाजवादी सिद्धांत का है। और कौन सा इसमें क्या दिया गया? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जो है उसके द्वारा क्या करना? सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, साथ ही क्या करना? आय, प्रतिष्ठा और सुविधा और अवसर की असमानता है उसको समाप्त करना। दूसरा क्या है? सुरक्षित करना। किन चीज़ों को? सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार को सुरक्षित करना। सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण करना, इसके सामूहिक हित के लिए। धन और उत्पादन के जो साधन है उनका संकेंद्रण को रोकना, मतलब जो भी धन है हमारा किसी एक व्यक्ति के पास संकेंद्रित ना हो, बल्कि इसके क्या करना? जो धन और उत्पादन हो रहा है इसको क्या करना? समान रूप से वितरित करना, संकेंद्रण को रोकना और समान रूप से इसका वितरित करना। तो ये भी समाजवादी सिद्धांत है। पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी समाजवादी सिद्धांत है हमारा। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को क्या करना? अस्वस्थता के दुरुपयोग से संरक्षण प्रदान करना। और क्या है? बालकों को स्वास्थ्य विकास का अवसर प्रदान करना। तो ये सारे क्या हैं? समाजवादी सिद्धांत। ध्यान रखिएगा कौन कौन से हो गए समाजवादी सिद्धांत। आर्टिकल 38 हो गया, 39 हो गया, और देख लेते हैं और कौन से हैं। तो और हैं इसमें हमारे, एक सेकेंड, और इसमें तीसरा देख लीजिए, समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड। ये भी कौन सा है? ये भी हमारा समाजवादी सिद्धांत है। काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार संरक्षित करना, ये भी हमारा कौन सा है? तो समाजवादी सिद्धांत है। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता की उपलब्ध करना, ये भी कौन सा है? हमारा समाजवादी सिद्धांत है। छठा है, सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराना, ये भी हमारा कौन सा है? तो ये भी हमारा समाजवादी सिद्धांत है। सातवां क्या? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए जो कदम उठाना, ये भी कौन सा है? तो ये भी हमारा समाजवादी सिद्धांत है। साथ ही पोषाहार स्तर में जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य को सुधार करना, ये भी समाजवादी सिद्धांत है। तो कौन कौन से हो गए हमारे समाजवादी सिद्धांत? तो समाजवादी सिद्धांत हमारे हो गए ये सारे, देख लीजिएगा एक बार इनको फिर से पढ़ के। तो आर्टिकल 38 हो गया, 39 हो गया, 38, 39 हो गया, और कौन सा हो गया हमारा? एक सेकेंड, तो आर्टिकल 38 हो गया हमारा, 39 हो गया, और कौन सा हो गया? तो ये देख सकते हैं 38, 39, और ये 39 का हो गया फ्री लीगल एड, और 41 हो गया, 42 हो गया, 43 हो गया, 43 ए हो गया, और 47 हो गया। सारे के सारे समाजवादी सिद्धांत है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं गांधीवादी सिद्धांत क्या है।
तो ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, नाम से समझ में आ रहा होगा आपको। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा क्या किया गया, पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचार जो है उनको ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में ऐड किया गया। तो देख लेते हैं कौन कौन से उनके विचार थे। पहला क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। ये पता होगा आपको, एक गांधीवादी सिद्धांत है, सबको पता होगा। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करना और स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। तो कौन सा, अनुच्छेद 40 हमारा हो गया गांधीवादी सिद्धांत, ये ध्यान रखिएगा। प्लस कौन सा, 43, ये देख लेते हैं 43 में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो पता होगा आपको, कुटीर उद्योगों का जो भी प्रबंधन है, ये सब चीज़ें कौन से गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़ें। और देख लेते हैं 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी गांधीवादी सिद्धांत है। तो 43B ये ध्यान रखिएगा 97 अमेंडमेंट से जुड़ा था। तो ध्यान रखिएगा 97 अमेंडमेंट से 43B जुड़ा था। सहकारी समितियों के संबंध में जो प्रावधान है हमारे संविधान में, वो किसमें, तो 43B में है। और देख लीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण के से सुरक्षा के संबंध में जो प्रावधान है वो किसमें, वो भी 46 में। और कौन कौन से प्रोविजन है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कौन सा हो गया हमारा, 46 हो गया। पांचवा देखते हैं, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक जो नशीली दवा है और मदिरा है, मदिरा ड्रग औषधि जो प्रयोजन है, इनको भिन्न से उपयोग नहीं करना। मतलब जो ड्रग हो गई, मदिरा हो गई, इनको औषधि के रूप में तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन औषधि प्रयोजन से मतलब औषधियों के अलग अगर इनका उपयोग किया जाता है तो उनके प्रतिबंध का कार्य करने की बात कही है किसमें, अनुच्छेद हमारे 47 में। आगे क्या है, गाय बछड़ा और जो अन्य दुधारू पशु हैं उनकी बलि पर रोक करना और उनकी नस्लों को सुधार में प्रोत्साहन करना। तो ये सब चीज़ें किसमें है, तो ये अनुच्छेद 48 में। और ये कौन सा है, तो गांधीवादी सिद्धांत है, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो उदार बौद्धिक सिद्धांत देख लेते हैं, इसमें क्या है, ये श्रेणी उन सिद्धांतों को शामिल किया है जिसमें जो उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित है। मतलब ये ना तो गांधीवादी में आते हैं ना ही समाजवादी सिद्धांत में आते हैं। इन दोनों से हटा के जो सिद्धांत बचते हैं वो किसमें, उदारवादी में डालते हैं। तो इनको देखते हैं कौन कौन से। अनुच्छेद 44 हमारा हो गया। 44 क्या बताता है, समस्त जो राज्य क्षेत्र है उसके लिए एक समान सिविल संहिता, यहाँ यूसीसी ध्यान में रखिएगा, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है। अनुच्छेद 44 सबको पता ही होगा। और ये कौन सा सिद्धांत है, तो उदार बौद्धिक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, न्यूज़ में बहुत रहा है इसलिए। यूसीसी कौन सा हमारा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो एक समान उदार बौद्धिक सिद्धांत है। और क्या है, यहाँ पे क्या है, सभी बालकों को 14 वर्ष, यहाँ कट कर लीजिएगा, 14 ईयर नहीं है, बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कौन सा, 0 से 6 वर्ष तक का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 45 में, ये ध्यान रखिएगा। और ये कब, पहले तो ये 14 वर्ष तक का प्रावधान था मूल संविधान में, लेकिन अमेंडमेंट होता है 86वां 2002 में। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इसको हटा दिया जाता है, यहाँ पे 0 से 6 वर्ष कर दिया जाता है। और जो 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क जो शिक्षा का प्रावधान है वो अनुच्छेद 21 का में कर दिया जाता है और उसको मूल अधिकार बना दिया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पे 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे जो है उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, और देख लीजिए तीसरा क्या है उदार बौद्धिक में, तो पहला 44 हो गया, 45 हो गया, 46 में क्या है, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, जो वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से कृषि और पशुपालन करना, ये भी 48 में। पर्यावरण के संबंध में जो प्रावधान है 48A में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 48A में किससे संबंध में प्रावधान है, पर्यावरण से संबंधित प्रावधान किए गए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक जो हैं, स्थान या वस्तु हैं, उनका संरक्षण करना, ये भी प्रावधान किसमें है, तो ये प्रावधान हमारा किसमें है, उदार बौद्धिक सिद्धांत में और अनुच्छेद 49 में। बाकी ये आपको पता होगा, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 50 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि करना और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटान के लिए प्रोत्साहन करना। तो ये सब कितने हैं, ये सारे के सारे प्रोविजन संबंध किससे रखते हैं, तो उदार बौद्धिक से रखते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई चीज़ समझाने वाली नहीं थी, ये आपको 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा, रटने की कोशिश ना करिएगा। 3-4 बार अगर आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कौन से उदार बौद्धिक हैं, कौन से समाजवादी हैं और कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं। तो इनको 1-2 बार लेक्चर और देख लीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्या है। कुछ नए निदेशक तत्व जोड़े गए हैं, जैसा कि हम बताया था स्टार्टिंग में लेक्चर में, अमेंडमेंट भी सारे इसमें दिए हुए हैं। 42वां संविधान संशोधन हुआ था ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपको पता होगा इंदिरा गांधी के ज़माने में 75 से इमरजेंसी लगी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। 25 जून 1975 से इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद से क्या, उसके बीच में प्रावधान जोड़े गए थे, अमेंडमेंट हुआ था 42वां 1976 में। तो उसी के तहत कुछ नए प्रावधान जोड़े गए थे निदेशक तत्वों में, देख लेते कौन कौन से। हमारा जो अनुच्छेद 39 है उसमें क्या किया गया, अनुच्छेद 39 में
अनुच्छेद 39 में एक नई लाइन जोड़ी गई, कौन सी? कि बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित करना। तो कौन सा? एक नई लाइन जोड़ी गई 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39 में, क्या? कि बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया। दूसरा क्या है? समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों और जो ये सब चीज़ें हैं उनको फ्री लीगल एड की सुविधा प्रदान कराना। किसको? गरीब लोग हैं उनको क्या? फ्री लीगल एड की सुविधा प्रदान कराना, समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए। तो फ्री लीगल एड की सुविधा दी गई है, अनुच्छेद 39 में इसका प्रावधान है। ये भी जोड़ा गया किससे? तो ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्या है? 43 है। तो 43वां जो जोड़ा गया उसमें क्या दिया गया? उद्योगों के प्रबंधन में जो श्रमिक है उनकी भागीदारी को सुरक्षित करना के लिए कदम उठाना। तो 43 से भी जोड़ा गया हमारा किससे? तो 42वें संविधान संशोधन से। तो 39 से जोड़ा गया, 43 से जोड़ा गया, 39 में एक नई लाइन जोड़ी गई, कौन सी? बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। और एक 48 ए भी जोड़ा गया किसके तहत? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जितने भी ए जोड़े गए हैं, 39 ए लीजिए, 48 ए लीजिए और 43 ए लीजिए, सारे के सारे किसमें? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और एक 39 और ये 43 भी एक जोड़ा गया, अभी आगे देखेंगे। तो उसको 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। तो 48 में क्या जोड़ा गया? रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करने के संबंध में प्रावधान किया गया। तो ये हमारे किसके? ये सारे प्रोविजन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा भी कुछ जोड़ा गया। 38 जो हमारा अनुच्छेद 38 है उसमें एक लाइन जोड़ी गई, देख लेते कौन सी। तो उसमें एक नया जोड़ा गया, क्या? आय प्रतिष्ठा जो अवसर है उसकी सुविधाओं में असमानता कम करना। किसमें? आय प्रतिष्ठा में सुविधाओं के अवसरों में असमानता को कम करना अनुच्छेद 48 में दिया गया है। तो ये भी जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ध्यान रखिएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया? आय प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को कम करना, सॉरी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? 86वां संविधान संशोधन हमने ऊपर बता दिया, 45 में अमेंड करके लिख दिया गया अलग से 0 से 6 वर्ष के, मतलब 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए। और जो 14 वर्ष तक का जो प्रावधान था उसको 21 ए में भेज दिया गया, जो मूल अधिकार बन गया है। और देखते हैं और क्या है। तो और इसमें क्या है, ये सब हमने देख लिया 86वां संविधान संशोधन द्वारा। एक 97 देख लीजिए, ध्यान रखिएगा 57वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया डीपीएसपी में। तो 43 बी जोड़ा गया जो सहकारी समितियों के बारे में बताता है। तो क्या है? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 43 बी जोड़ा गया 97वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जरूर ये क्वेश्चन बनते हैं इससे। आगे देख लेते हैं। तो ये सिर्फ हमने चीज़ें देख ली, गांधीवादी, उदार बौद्धिक और समाजवादी सिद्धांत देख लिए, उसकी विशेषताएं देख ली, साथ ही जो बैकग्राउंड था वो भी देख लिया, कहाँ से लिया गया उसको भी देख लिया हम लोग ने। अब देख लेते हैं इसकी क्या निदेशक सिद्धांत के पीछे जो संस्कृति थी उसको देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार है कौन? बी.एन. राव। ध्यान रखिएगा संवैधानिक सलाहकार थे हमारे संविधान सभा के बी.एन. राव। उन्होंने क्या किया बताया था कि जो अधिकार हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाए। जो अधिकार को एक बताया उन्होंने, एक न्यायोचित बना दीजिए, एक को गैर न्यायोचित बना दीजिए। जो न्यायोचित अधिकार होंगे उसको भाग 3 में जोड़ दीजिए और जो गैर न्यायोचित अधिकार है उसको भाग 4 में जोड़ दीजिए। तो 2 कैटेगरी, न्यायोचित, गैर न्यायोचित। एक में क्या करना है? भाग 3 में जोड़ना है। जो न्यायोचित प्रकार के होंगे जिसको मौलिक अधिकार कहा गया, मूल अधिकार कहा गया, और जो गैर न्यायोचित प्रकार के अधिकार थे उनको क्या बताया गया? उनको राज्य के नीति निदेशक तत्व के तौर पर जोड़ा गया। तो वही आगे देख लीजिए, इसमें दिया है क्या? संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने इस बात पर संस्तुति की क्या कि जो व्यक्ति के अधिकार है उनको 2 श्रेणी में बांटा जाए, न्यायोचित, गैर न्यायोचित। प्रारूप समिति ने इसे स्वीकार कर लिया। इस तरह न्यायोचित प्रकृति वाले को मूल अधिकार बनाया गया और जो गैर न्यायोचित है उनको क्या निदेशक तत्व के रूप में संविधान के भाग 4 में उसको जोड़ा गया। यद्यपि निदेशक तत्व गैर न्यायोचित हैं, संविधान के 37 में इस बात को स्पष्ट रूप से लिख भी दिया गया है कि ये क्या होंगे? ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, अतः राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य अगर कोई विधि बनाता है तो इनका प्रयोग करे, अतः या इनके अनुप्रयोग हेतु राज्य प्राधिकारियों पर नैतिक दायित्व अधिरोपित करता है। किस पे? जो राज्य के प्राधिकारी हैं उनको इसको क्या करें? अगर विधि बनाने के उनको लागू करने में इसका उपयोग करें। परंतु इसके पीछे वास्तविक शक्ति कौन सी है? तो जनता है वास्तविक शक्ति। तो ये ध्यान रखिएगा। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, उन्होंने बताया था क्या कि लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी सरकार होगी वो भाग 4 का जो उपबंध दिए गए हैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। तो भाग 4 में जो भी प्रावधान दिए गए हैं, अगर कोई ऐसी सरकार बनती है जो लोगों के प्रति उत्तरदायी है वो इसका जो उल्लंघन नहीं कर सकती। बहुत सारे प्रावधान है जैसे लोक सेवाओं में न्यायपालिका, कार्यपालिका, पृथक्करण महत्व वाले जो इस सब चीज़ों को मतलब जितने भी दिए गए हैं, फ्री लीगल एड से मिला के ले लीजिए, बच्चों की निःशुल्क सहायता हो गई, न्याय संगत दशा हो गई, मानवोचित दशाएं हो गई, जितने भी दिए गए डीपीएसपी में प्रावधान उनका उल्लंघन नहीं करेगी अगर कोई सरकार जो होती है वो लोकतंत्र मतलब जनता के लिए कार्य करती है। तो यही बता रहे हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी। आगे इसी प्रकार क्या बताया? डॉक्टर अंबेडकर जी ने बताया कि संविधान में
संविधान सभा में उन्होंने कहा था कि लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार इसके लिए नीति बनाते समय निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। यदि कोई सरकार इसकी आलोचना करती है, अवहेलना करती, मतलब इसको लागू नहीं करती है, इसका ध्यान नहीं देती इसके ऊपर, तो क्या करेगी, तो क्या होगा, इससे निर्वाचन के समय जो मतदाता हैं उनके समक्ष इसका उत्तर देना क्या ऑप्शन होगा। मतलब अगर कोई भी सरकार है निर्वाचित, अगर वो लोगों के लिए कार्य नहीं करती है जो भी इसमें प्रावधान दिए उसके अनुसार, तो जो लोग हैं उनके पास ऑप्शन होगा कि अगली बार जब इलेक्शन आए तो उस समय वो वोट के माध्यम से अपना वो व्यक्त करें जो भी उनका कहना है उनको। आगे क्या दिया, संविधान निर्माता ने निदेशक तत्वों को गैर न्यायोचित विधि के रूप में लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बनाया, क्योंकि क्या था, मतलब क्या बता रहा है कि संविधान निर्माता ने जो डीपीएसपी है उसको गैर न्यायोचित क्यों बनाया, न्यायोचित क्यों नहीं बनाया, उसके पक्ष में कुछ ये दिए गए कथन, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। इसलिए इन्होंने न्यायोचित नहीं बनाया कि क्या किया, जब देश के पास उन्हें लागू करने के लिए जब शुरुआत में पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे, अभी भी नहीं है पूर्ण रूप से वित्तीय संसाधन पर्याप्त, लेकिन धीरे धीरे इनको लागू किया जा रहा है। जैसे फ्री लीगल एड ले लीजिए, एजुकेशन का ले लीजिए, और जो क्या कहते हैं इसको, जिस स्मारक हैं उनके उन सब चीज़ों के बारे में ले लीजिए, कई सारे कानून बनाए गए हैं उनको लागू कराने के लिए, तो ध्यान में रखिएगा। उस समय पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे, अभी भी पूर्ण रूप से वित्तीय संसाधन नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी इनको समय समय पर लागू किया जा रहा है। दूसरा क्या बताया, देश में व्यापक विविधता थी और पिछड़ापन था, इनके क्रियान्वयन में बाधक होता, और स्वतंत्र भारत को नए निर्माण के कारण इसे कई तरह के भारों से मुक्त रखना होगा, ताकि उसे इस बात के लिए क्या किया जाए, स्वतंत्र रखा जाए कि उनके क्रम, समय, स्थान एवं पूर्ति का निर्णय लिया जा सके। आगे क्या है, इसलिए संविधान निर्माताओं ने तत्व को प्रस्तुत करने के व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया और इन तत्वों में शक्ति निहित नहीं की। उन्होंने न्यायालयीय प्रक्रिया से ज़्यादा जागरूक जनता के मतों पर विश्वास प्रकट किया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यही बताया इसमें। आगे इनकी कुछ आधार पर आलोचना भी की जाती है, किसकी, निदेशक तत्वों की, तो देख लेते हैं। कुछ सदस्यों और संवैधानिक तथा राजनीतिक विशेषज्ञों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की निम्नलिखित आधार पर आलोचना भी की। देख लेते हैं। पहला क्या, कोई कानूनी शक्ति नहीं, तो मतलब क्या, गैर न्यायोचित चरित्र के कारण इनकी आलोचना की जाती है, जबकि केटी शाह ने इसे अतिरेक कर्मकांडी बताया। ये लाइन ध्यान में रखिएगा, कभी कभी कथन पूछ सकता है, ध्यान में रखने का मतलब ये, इसको रटने ना बैठ जाइएगा, 2-4 बार सुनिएगा, अपने आप ध्यान में आ जाएगा। तो अतिरेक कर्मकांडी किसने कहा, तो केटी शाह ने कहा, और इनकी तुलना किससे कर दी, एक चेक जो बैंक में है और उसका भुगतान संसाधनों की अनुमति पर ही संभव होगा। वहीं नसीरुद्दीन ने इनके लिए कहा कि ये सिद्धांत 9 वर्ष प्रस्तावों की तरह हैं जो जनवरी को ही टूट जाते हैं। यहाँ तक कि टीटी कृष्णचारी ने इनके लिए क्या कहा, भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर। केसीवीआर ने लक्ष्य और आकांक्षाओं के घोषणा पत्र कहा, किसको, तो डीपीएसपी को। इन्हें धार्मिक उपदेश वाला बताया, और आइवर जेनिंग्स ने कर्मकांडी आकांक्षा बताया। तो कर्मकांडी ध्यान में रखिएगा, अतिरेक कर्मकांडी केटी शाह ने, और आइवर जेनिंग्स ने क्या बताया कि कर्मकांडी आकांक्षा कहते हैं इसको। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। पहला किसमें, तो कानूनी कोई शक्ति नहीं है इसकी, तो इस आधार पर आलोचना की जाती है। दूसरी किस आधार पर आलोचना की जाती है, तर्कहीन व्यवस्था बताया जाता है इसको। देख लेते हैं क्यों तर्कहीन व्यवस्था बताया जाता है। आलोचकों ने मत दिया कि इन निदेशकों को तार्किक रूप में निरंतरता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया। एन श्रीनिवासन के अनुसार इन्हें ना तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया और ना ही तर्कसंगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। इनकी घोषणा कम महत्व के मुद्दों को अति आवश्यक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से मिलाती है, या एक ही तरीके से आधुनिक और पुरातन को जोड़ती है। इस व्यवस्था के लिए वैज्ञानिक आधार पर सुझाया जाता है, जबकि ये भावनाएं एवं बिना पर्याप्त जानकारी के आधार पर आधारित हैं। आइवर जेनिंग ने इसे संकेत दिए कि इन तत्वों को कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है, तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। रूढ़िवादी बताया आइवर जेनिंग ने, इसको देख लेते हैं। रूढ़िवादी है, इस चक्कर में भी इसको क्या है, इसकी आलोचना की जाती है। देख लेते हैं। आइवर जेनिंग के अनुसार निदेशक तत्व 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जो राजनीतिक दर्शन है उस पर आधारित है। क्या बोलते हैं आइवर जेनिंग्स की, निदेशक तत्व जो हमारे संविधान में है वो क्या, इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में क्या थे, तो ये दर्शन थे राजनीतिक, उसी पर आधारित हैं। उन्होंने टिप्पणी की, क्या टिप्पणी की, तो देख लेते हैं। टिप्पणी की कि इन सिद्धांत की सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब के भूत इस पाठ के पृष्ठों में प्रवेश कर गए। संविधान के भाग 4 व्याख्यापित किया गया है कि समाजवाद के बिना फैबियन समाजवाद। उन्होंने मत दिया कि ये तत्व भारत में 20वीं सदी के मध्य में ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। इस प्रश्न को 21वीं सदी में उपयोगी नहीं होंगे का जवाब नहीं दिया, लेकिन यह तय है कि वे अप्रचलित होंगे। तो इसी आधार पर इनकी आलोचना की गई। और ये सब जो मैं आलोचना वाले ये जितने भी बिंदु हैं
इनमें ध्यान रखिएगा, ध्यान केवल रखना ये है कि जो कथन कहे गए उनको ध्यान में रखिएगा, बाकी और ये पॉइंट कीवर्ड ध्यान रख लीजिएगा। कानूनी कोई शक्ति नहीं है, तर्कहीन व्यवस्था है। संवैधानिक टकराव, इन सब आधार पर इसकी क्या आलोचना कर सकते हैं अगर लिखना हो मेंस में, बाकी प्रीलिम्स से इसका कोई संबंध नहीं है। आगे संवैधानिक टकराव देख लेते हैं। संवैधानिक टकराव के आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है, कैसे तो देखते हैं। के संतानम का मत था कि इन तत्वों को से केंद्र और राज्यों के बीच, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच तथा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव होगा। उनके अनुसार केंद्र इन तत्वों को लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश दे सकता है और इनके लागू न होने पर वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। इसी प्रकार जब प्रधानमंत्री को संसद द्वारा यथापारित विधेयक प्राप्त हो तो राष्ट्रपति विधेयक को इस आधार पर अस्वीकृत कर सकता है कि ये तत्व राष्ट्र के शासन के मूलभूत हैं, इसलिए मंत्रालय को इन्हें नकारने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह संवैधानिक टकराव राज्य स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच भी उत्पन्न हो सकता है। तो ये बता रहे हैं कौन, के संथानम बता रहे हैं कि संवैधानिक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, चाहे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ले लीजिए, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ले लीजिए, इन सभी के बीच इन आधारों पर हो सकती है कि अगर, बाकी इसमें बताया गया, इसको पढ़ लीजिएगा। उपयोगिता देखते हैं इसकी। निदेशक तत्वों की उपयोगिता के संबंध में देखते हैं। उपरोक्त कमी और आलोचकों के बावजूद संविधान से जुड़ाव के संबंध में निदेशक तत्व आवश्यक हैं। संविधान में स्वयं भी उल्लिखित है कि ये राष्ट्र के शासन में मूलभूत हैं। जाने माने निर्णायक और कूटनीतिक सिंघवी के अनुसार निदेशक तत्व संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्थाएं हैं। संविधान के आवरण और सामाजिक न्याय में इसका दर्शन दिया गया है। तो किसके अनुसार, एल.एम. सिंघवी के अनुसार क्या, निदेशक तत्व संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्थाएं। निदेशक तत्व में क्या, संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्थाएं हैं। साथ ही क्या बताया उन्होंने कि संविधान के आवरण और सामाजिक न्याय में इसका दर्शन दिया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.सी. चांगला, कौन, एम.सी. चांगला के अनुसार यदि इन सभी तत्वों को पूरी तरह पालन नहीं किया जाता है तो यह हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। तो क्या बता रहे हैं, एम.सी. चांगला बता रहे हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, वो बताते हैं कि अगर जितने भी प्रावधान दिए गए निदेशक तत्वों में अगर इनको पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है तो हमारा जो देश होगा पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति बन जाएगा। और भारत राजनीतिक मामले में तब न केवल लोकतांत्रिक होगा, तो राजनीतिक मामले में बता रहे हैं फिर तब न केवल लोकतांत्रिक होगा बल्कि भारत जो होगा वो क्या होगा, कल्याणकारी राज्य भी होगा। तो यही चीज़ बता रहे हैं। आगे बी.आर. अम्बेडकर जी के अनुसार ने संकेत दिया कि निदेशक तत्व का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र प्रकट होता है। ऑस्टिन का कहना है कि निदेशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति और आवश्यक शर्तों को स्थापित करना और उनको ग्रहण करने के समान है। संविधान के सलाहकार हैं बी.एन. राव, उन्होंने कहा निदेशक तत्व राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता और शैक्षिक मूल्य वाला बताया। और साथ ही पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं कौन, सीतलवाड़, एम.सी. सीतलवाड़ के अनुसार क्या है, निदेशक तत्व हालांकि कोई विधिक अधिकार और कोई कानूनी उपचार नहीं बताते हैं, फिर भी वे निम्नलिखित मामलों में उल्लेखनीय और लाभदायक हैं। ये निम्नलिखित मामले दिए गए कौन कौन से, अनुदेशी की तरह हैं कि भारतीय संघ के अधिकृतों को संबोधित सामान्य संस्तुतियां हैं। ये उन सामाजिक और आर्थिक मूल सिद्धांतों को याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्य को प्राप्ति से जुड़े हैं। दूसरा क्या बता रहा है कि ये न्यायालयों के उपयोगी मार्गदर्शक हैं, न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं और विधि की संवैधानिक वैधता की निर्धारण की शक्ति भी प्राप्त होती है इनसे। और तीसरा क्या है, ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका और कार्यपालिका के प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं और न्यायालय को कुछ मामलों में दिशा निर्देश भी देते हैं। चौथा क्या है, प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं जिनसे भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के प्रति बल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अनुसार, तो सीतलवाड़ के अनुसार क्या है, लाभदायक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये आगे देखते हैं, आगे क्या है, क्या इनकी भूमिकाएं अदा करते हैं डीपीएसपी हमारे, तो देख सकते हैं कुछ भूमिकाएं भी अदा करते हैं। तो ये दिया हुआ है, ये सब जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं मेंस के हिसाब से हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रीलिम्स का कोई भूमिका नहीं है। अगर जब प्रीलिम्स आए तो ये सारी चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देख लेते हैं भूमिकाओं के संदर्भ में कौन सी भूमिकाएं अदा करते हैं। कि पहला क्या दिया है, ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं भले ही सत्ता में परिवर्तन आए। तो क्या बता रहे हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की घरेलू और विदेशी नीतियों, घरेलू मतलब यहाँ डोमेस्टिक लीजिएगा, देश की नीतियाँ और विदेशी नीतियाँ जो है उसमें स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं भले ही सत्ता में परिवर्तन होता रहे। साथ ही क्या है, ये नागरिकों के मूल अधिकारों के पूरक हैं। ये भाग 3 में सामाजिक आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हैं और क्या करते हैं, करते हुए रिक्तता को पूरा करते हैं। तीसरा क्या है, मूल अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों द्वारा इनका क्रियान्वयन पूर्ण और उचित लाभ के पक्ष में माहौल उत्पन्न करता है। राजनीतिक लोकतंत्र बिना आर्थिक लोकतंत्र के कोई अर्थ नहीं है। तो क्या ये पॉइंट दे रखे हैं क्या,
तो ये सारे पॉइंट दे रखे हैं जो भूमिकाएं अदा करते हैं कौन से हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये बता रहे हैं। साथ ही विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रणों को भी संभव बनाते हैं और विपक्ष सत्तारूढ़ दल पर निदेशक तत्व का विरोध और इनके कार्यकलापों के आधार पर आरोप लगा सकता है। तो अगर विपक्ष क्या कर सकता है, अगर सत्तारूढ़ कोई दल है मतलब जिसकी सरकार चल रही हो, अगर वो निदेशक तत्वों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो हमारे क्या कर सकते हैं, विपक्ष वाले निदेशक तत्वों के आधार पर उन पर क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं कि आप इन चीज़ों को लागू नहीं कर रहे हैं, किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें जो भी है उस हिसाब पर इनका विरोध कर सकते हैं। किसका, सत्तारूढ़ दल का, विपक्ष वाले। तो यही इसमें बता रहा है। आगे क्या है, 5वां दिया है, ये सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा करते हैं। लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का परीक्षण संवैधानिक घोषणाओं के आलोक में कर सकते हैं। तो मतलब क्या, जो हम लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, सरकार के प्रदर्शन की परीक्षण कर सकते हैं। किस आधार पर परीक्षण कर सकते हैं कि ये जो भाग 4 में दिए हैं प्रावधान, जो घोषणाएं दी गई हैं कि जो सरकार है इन आधारों पर कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, इनके संबंध में कुछ कानून नियम इन चीज़ें बना रही है कि नहीं बना रही है, तो इन आधारों पर इसका कैसे कर सकते हैं, हम परीक्षण भी कर सकते हैं सरकार का। आगे क्या, ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। एक सत्तारूढ़ दल अपनी राजनीतिक विचारधारा के बावजूद विधायिका और कार्यपालिका कृत्यों में इस तत्व को स्वीकार करता है कि ये तत्व प्रदर्शक, दार्शनिक और मित्र हैं। तो जितने भी निदेशक तत्व हैं क्या हैं, जो सरकार होती है और क्या कर सकती है, राजनीतिक धारा के उसकी खुद की विचारधारा होती है एक राजनीति किसी भी सरकार की, लेकिन क्या होता है उसके बावजूद विधायिका और कार्यपालिका क्या करती है, कृत्यों में इनके तत्व को स्वीकार करती है कि ये जो निदेशक तत्व है प्रदर्शक, दार्शनिक और मित्र के रूप में कार्य करते हैं। तो यही बता रहे हैं। आगे देख लेते हैं निदेशक तत्व और किसमें, मूल अधिकारों में टकराव। तो इसके लिए मैंने अलग से यहाँ पे लिख रखा है, इसको देख लीजिएगा। टकराव, तो ये केसेस दिए हैं, केसेस के माध्यम से टकराव स्टार्ट होता है। पहला केस होता है कौन सा, तो 1951 में होता है, चंपकम दोराइजन मामला होता है। तो उसमें क्या बताता है, जो न्यायालय है वो बोलता है कि डीपीएसपी और अगर फंडामेंटल राइट में टकराव होता है तो प्रभावी तो फंडामेंटल राइट ही होगा, लेकिन क्या होगा, अगर डीपीएसपी को लागू करना चाहती है तो संसद जो है फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकती है। तो यही बताया था संविधान, जो न्यायालय है हमारा उसने चंपकम दोराइजन मामले में बताया था कब, 1951 में, कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में अगर टकराव होता है तो प्रभावी फंडामेंटल राइट ही होंगे, लेकिन जो डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए जो सरकार है हमारी वो क्या कर सकती है, संविधान जो मूल अधिकार है इनमें संशोधन कर सकती है। फिर दूसरा केस होता है गोलकनाथ का। उसमें क्या बताती है, उसमें 1967 में गोलकनाथ का केस होता है। उसमें सरकार क्या बताती है, उसमें सरकार बोल रहा हूँ, उसमें कोर्ट क्या बताता है, सुप्रीम कोर्ट हमारा, कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में भी संशोधन किया जा सकता है। तो वही फिर से रिपीट हो गया केस हमारा। तो डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हैं, संशोधन नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्या, तो पहले क्या बताया था गोलकनाथ केस में, गोलकनाथ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था कि अगर डीपीएसपी को लागू करना है तो उसके लिए फंडामेंटल राइट में आप संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जब गोलकनाथ का केस आता है पहले केस में चंपकम दोराइजन मामले में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर इन दोनों में टकराव होता है तो प्रभावी तो फंडामेंटल राइट होंगे। कौन से केस में, चंपकम दोराइजन मामले में। लेकिन अगर संसद चाहे तो क्या कर सकती है, डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन भी कर सकती है। फिर गोलकनाथ केस होता है 1967 में। उसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा वो निर्णय देता है कि डीपीएसपी को प्रभावी अगर बनाना है तो उसमें भी डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए आप जो संविधान संशोधन नहीं कर सकते, किसमें, मूल अधिकारों में। तो ये बता रहा है डीपीएसपी को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, किसमें बताया, गोलकनाथ के केस में। तो मतलब ये निर्णय अपना पलट दिया। फिर जो सरकार होती है वो क्या करती है, 2 अमेंडमेंट लेके आ जाती है, 24वां और 25वां। तो 2 प्रकार के अमेंडमेंट लेके आती है सरकार, कौन सा, 24-25। तो जो अमेंडमेंट होता है हमारा कौन सा, 24वां और 25वां, उसको देख लेते हैं। 24वां अमेंडमेंट होता है, उसमें क्या बताते हैं, 24वां अमेंडमेंट करती है सरकार, उसमें क्या बताती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा क्या है, फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हैं, ये कर दिया जाता है। 24वां संशोधन करके कर दिया जाता है, 24वां संशोधन में लिख दिया जाता है करके कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है। और साथ ही जो प्रेसिडेंट होगा, अगर उसके पास कोई विधेयक जाता है, तो अगर कोई जो प्रेसिडेंट है उसके पास कोई विधेयक मंजूरी के लिए जाता है तो उस मंजूरी के लिए बाध्य होगा वो, मतलब उसको साइन करना ही करना है, बाध्यता उसके लिए ऊपर कर दी गई प्रेसिडेंट के ऊपर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा 24वें संशोधन में। और फिर 25वां संशोधन होता है, उसमें 2 प्रावधान किए जाते हैं, 1 और 2। तो पहला प्रावधान जो किया जाता है उसमें क्या हो जाता है कि पहले प्रावधान के तहत जो 25वां संशोधन है उसमें क्या किया जाता है, आर्टिकल 31 है हमारा, उसमें गा का सेक्शन जोड़ दिया जाता है, 31 गा जोड़ा जाता है। और उसमें क्या लिख दिया जाता है, 31 गा में लिख दिया जाता है कि अगर अनुच्छेद 39 खा और गा, मतलब
31 गा ध्यान रखिएगा फंडामेंटल राइट का है। तो फंडामेंटल राइट में 31 गा जोड़ दिया जाता है और उसमें क्या प्रावधान किया जाता है कि अगर जो हमारा डीपीएसपी के अनुच्छेद है कौन कौन से 39 खा और गा, जो 39 खा और गा हमारे अनुच्छेद हैं डीपीएसपी के, अगर उनको लागू करने की कोई विधि बनाई जाती है और उससे अगर 14, 19 और 31 का उल्लंघन भी हो रहा होगा तो उसको उस आधार पर संवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब अगर 39 खा और गा में जो प्रावधान है डीपीएसपी के, अगर उनको लागू किया जाता है संसद द्वारा, ठीक है, और अगर उसको लागू करने में अगर ये जो हमारे अनुच्छेद है कौन कौन से मौलिक अधिकार के, तो 14, 19, 31 अगर उनका उल्लंघन भी होता है तो उनको उस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा उस विधि या कानून को। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये ऐसा कहाँ पे लिख दिया गया, अनुच्छेद 31 गा में लिख दिया गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 31 गा में ध्यान लिख दिया गया कि अगर 14, 19 और 31 का उल्लंघन भी होता है कौन से अनुच्छेद को लागू करने में, अनुच्छेद 39 खा और गा के प्रावधानों को लागू करने में, तो उसको असंवैधानिक करार नहीं दिया जाएगा उस कानून को। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और दूसरा प्रावधान क्या जोड़ा गया, जो जोड़ा गया कि किसी भी न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती और न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती। तो क्या बताया गया, दूसरा प्रावधान जोड़ा गया 25वां अमेंडमेंट द्वारा कि ये जो कानून बनेंगे इनकी ना तो न्यायिक समीक्षा हो सकती है और ना ही इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं और इसमें ये तो हमने देख लिया 24वां 25वां संविधान संशोधन, चंपाकम दोहराई वजन मामला, गोलकनाथ केस। आगे इसमें दिया हुआ है, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। और तो आगे इसमें बताया हुआ है, जैसा देख सकते हैं आप, एक सेकेंड, हाँ, तो ये हमने यहाँ तक तो देख लिया 24वां 25वां संविधान संशोधन जो हुआ, तो ये पूरा हमने कंप्लीट कर। तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या है जो दिया हुआ है। जैसे कि हमने देख लिया अगर कोई 39 खा और गा में अगर कोई ऐसे प्रावधान की बनाया जाता है कानून इसके रिलेटेड और उससे अगर 14, 19 और 31 का उल्लंघन भी होता है तो उसको असंवैधानिक नहीं किया जाएगा। साथ ही दूसरा प्रावधान क्या था, जो ऐसी नीति को प्रभावी बनाने की घोषणा करने वाली कोई विधि क्या होगा, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो हमने देख लिया था 25वां अमेंडमेंट हुआ था, उसमें दो चीज़ें थी। और जो दूसरा ये चीज़ जो दिया है खा का जो दूसरा प्रावधान है, आगे देखते हैं क्या कि फिर एक केस आता है केशवानंद भारती केस का 1973 में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बताता है कि 31 गा में जो उल्लेख किया है, कौन सा 31 गा में दो प्रावधान किए गए हैं, पहला और दूसरा। उसका जो दूसरा प्रावधान है कौन सा, ये वाला जिसकी न्यायिक समीक्षा या कोर्ट के समक्ष उसमें चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये दूसरा प्रावधान इसमें दिया हुआ है, इसको क्या किया गया, अवैध घोषित किया गया। मतलब अब क्या हुआ, केशवानंद भारती केस से क्या हो जाता है कि जो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि जो भी कोई विषय 31 खा और गा का अगर बनाया जाता है, मतलब 31 गा में डाला जाता है कोई विषय, ये ध्यान रखिए 31 गा में अगर कोई विषय डाला जाता है, ऐसा लिख दिया गया था उसमें पहले कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती, तो लेकिन इसके बाद केशवानंद केस में बता दिया जाता है कि इसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है अगर कोई कानून बनाया जाता है जो 39 खा और गा है हमारा डीपीएसपी का, उसके तहत अगर किसी उसका उल्लंघन होता है मूल स्ट्रक्चर का या बेसिक स्ट्रक्चर का। तो देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, समीक्षा की मूल विशेषता है, सुप्रीम कोर्ट बताता है न्यायिक समीक्षा जो है किसकी मूल विशेषता है और इसलिए इसे नहीं छीना जा सकता। अनुच्छेद 31 का उपरोक्त जो पहला प्रावधान है उसको वैध माना गया, मतलब यह प्रावधान जो था इसको वैध माना गया और दूसरे को अवैध घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसमें क्या किया गया था कि दूसरे प्रावधान में कि न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती अगर कोई संसद कानून बनाती है किसको लागू करने के लिए, 39 खा और गा को लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनाती है तो उसको वो माना जाएगा, बाकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ये बता दिया गया इसमें। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है, जो 31 गा में जो प्रावधान दिया गया था कौन सा, इसको और विस्तारित कर दिया गया। और इसमें फिर क्या बता दिया गया, जब इसको विस्तारित किया गया, पहले क्या था कि 14, 19 और 31 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी अगर उसका उल्लंघन होता है, अगर ये इसको डीपीएसपी लागू करने पे, तो उसको बढ़ा दिया गया। उसमें क्या बताया गया कि लागू करने की कोई विधि को संरक्षण सम्मिलित किया गया। उसमें क्या बताया गया कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में निदेशक तत्व की प्राथमिकता और सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बना दिया गया, उन अधिकारों पर जिनका उल्लेख 14, 19, 31 में है। हालांकि विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा बिल मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और अवैध घोषित किया गया। इसका तात्पर्य यही है कि निदेशक तत्व को एक बार फिर मूल अधिकारों के अधीनस्थ बताया गया, लेकिन अनुच्छेद 14, 19 द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को अनुच्छेद 39 खा और गा में बताया गया निदेशक तत्व के अधीनस्थ माना जाएगा। और 31 का जो तो संपत्ति का अधिकार था उसके तहत इसको हटा दिया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 31 को 300 का में डाल दिया गया और संपत्ति का अधिकार जो था मूल अधिकार से हटा दिया गया। मिनर्वा मिल्स मामले जो हुआ था 1980, पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी मिलान में क्वेश्चन पूछ लेता है, जो केसेस होते हैं उनके ईयर लिख दिए जाते हैं। तो मिनर्वा मिल्स केस कब हुआ, तो 1980 में। उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। तो ये अगर ये पूछा आपसे कौन से केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भारतीय संविधान जो है मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के संतुलन का है परिणाम है, तो ये ध्यान रखिएगा
मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया। और ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। ये एक रथ के दो पहिए के समान है तथा एक दूसरे को कम नहीं है, एक दूसरे से कम नहीं है। इन्हें एक दूसरे पर लादने से संविधान की मूल भावना बाधित होती है और मूल भावना और संतुलन संविधान के बुनियादी ढांचे की आवश्यक विशेषता है। निदेशक तत्व के लक्ष्यों को मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। तो स्टोरी शुरू होती है कौन से केस से? चंपकम केस से होती है, जहाँ पे बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय की अगर डीपीएसपी को लागू करना है तो उसके तहत फंडामेंटल राइट में आप संशोधन कर सकते हैं। फिर गोलकनाथ केस 1967 में क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट की? डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर 24वां 25वां संशोधन होता है, जिसमें प्रावधान जोड़े जाते हैं। दो प्रावधान जोड़े जाते हैं किसमें? 25वें में। तो 25वें का जो दूसरा प्रावधान है जो बताता है न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती अगर कोई संसद ऐसी विधि बनाती है जो मूल डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू करते हैं, तो उसको हटा दिया गया। किसमें? केशवानंद भारती केस में, कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है किसी भी प्रावधान की, किसी भी कानून की, सॉरी विधि या कानून की, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। फिर पार्लियामेंट क्या करती है? 42वां संविधान संशोधन पारित कर देती है। और 42वां संविधान संशोधन जब पारित होता है तो उसमें क्या लिखवा दिया जाता है? 31 में ये लिखवा दिया जाता है कि जो डीपीएसपी है हमारा, वो कोई भी अगर मूल अधिकार का हनन होता है डीपीएसपी के किसी प्रावधान को लागू करने में, तो वो उसको अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। फिर उसको रद्द कर दिया जाता है कि कौन से केस में? तो मिनर्वा मिल्स केस में। तो मिनर्वा मिल्स केस में दोनों का संवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। ये जो प्रावधान जोड़ा जाता है क्या? कि इनको लागू करने वाली विधिक संरक्षण सम्मिलित है। और ये जो प्रावधान था कौन सा? निदेशक तत्व की प्राथमिकता और सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया। तो निदेशक तत्व मूल अधिकारों से ऊपर कर दिए गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो उसको हटा दिया गया। बाकी मिनर्वा मिल्स में ये बताया गया कि ये जो फंडामेंटल राइट और जो डीपीएसपी हैं दोनों एक रथ के दो पहिए हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये सारी चीज़ें किस में बताई? तो मिनर्वा मिल्स केस में बताई। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। मूल अधिकार और निदेशक तत्व जो है उनके मध्य संबंध में जो विभेद है या दोनों में जो मतलब अलग अलग प्रावधान है क्या है, तो देख लेते हैं। पहली बात ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार जो है क्या है? ये नकारात्मक है, जैसा कि राज्य को कुछ मामलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। तो अगर पूछे मूल अधिकार क्या है, नकारात्मक श्रेणी में आते हैं। नकारात्मक इस सेंस में कि वो राज्य को कोई कार्य करने से रोकते हैं अगर नागरिकों का उससे अधिकार के हनन होते हैं। तो वहीं अगर निदेशक तत्व की बात करें तो ये सकारात्मक है और राज्य के कुछ मामलों पर इनकी आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कीवर्ड नकारात्मक सकारात्मक का। मूल अधिकार नकारात्मक है, निदेशक तत्व सकारात्मक है। आगे क्या है? न्यायोचित होते हैं मूल अधिकार। आपको पता है अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 और 32 के तहत। तो वही दिया है। और जो निदेशक तत्व हैं हम शुरुआत से बताते आ रहे हैं गैर न्यायोचित है, मतलब इसको न्यायालय जाके लागू नहीं करवाया जा सकता है। तीसरा क्या प्रावधान है? पहला दूसरा हो गया। तीसरे में क्या? इसका उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। तो ये ध्यान रखिएगा, मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना। वहीं अगर डीपीएसपी की बात करें तो आपको पता होगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य है। कानूनी रूप से मान्य है क्योंकि इसको न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। वहीं अगर इसकी बात करें तो कानून वो नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। मतलब राजनीतिक मान्यता प्राप्त का मतलब ये होता है कि सरकार चाहे तो इन प्रावधानों को विधि बना के इसको लागू कर सकती है। ठीक है। और ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार ये व्यक्तित हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं जो हमारे, वो किसको? व्यक्तित हैं। मतलब ये व्यक्तिगत जो कल्याण है उसको प्रोत्साहन करते हैं। वहीं अगर इसकी बात करें डीपीएसपी की तो समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करता है। इस तरह ये समाजवादी है। इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतः लागू होते हैं और इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। मतलब विधि के द्वारा विधि बना के या कानून बना के इनको लागू किया जा सकता है, अन्यथा ये लागू नहीं होते अपने मन से इसको लागू नहीं होते, मतलब स्वतः लागू नहीं होते हैं। इनको विधि बना के ही लागू किया जा सकता है। वहीं अगर मूल अधिकार की बात करें स्वतः लागू होते हैं, इनको विधि बनाने की आवश्यकता नहीं है लागू कराने में। आगे क्या है? न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक या अवैध घोषित करे। तो न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है अगर कोई भी मूल अधिकार का हनन होता है तो उसकी जो विधि बनती है, मूल अधिकार के हनन करने की जो विधि बनेगी उसको असंवैधानिक घोषित करे। न्यायालय इसलिए बाध्य है। तो मतलब न्यायालय ही इसकी जो मूल अधिकारों के हनन के मामले में न्यायालय ही सर्वोच्च शक्ति है जो इसको इसके इस प्रकार की अगर कोई विधि बनती है संसद द्वारा जो मूल अधिकारों का हनन करते हैं किसी व्यक्ति के, तो न्यायालय क्या कर सकता है? इसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। वहीं अगर बात करें निदेशक तत्वों के उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय में असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। यद्यपि विधि को वैधता इस आधार पर यह सही ठहराया जा सकता है कि ये निदेशक तत्व को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, क्या क्या कीवर्ड ध्यान रखिएगा। नकारात्मक, ये सकारात्मक, न्यायोचित, गैर न्यायोचित, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का, यहाँ सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की
स्थापना करना कानूनी रूप से मान्य है, ये राजनैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य है। व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करता है मूल अधिकार, वही सामूहिक कल्याण को प्रोत्साहित करता है डीपीएसपी। लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती, मूल अधिकार वह स्वतः लागू होते हैं। और डीपीएसपी को लागू करने के लिए विधि बनाने की आवश्यकता होती है, विधि के माध्यम से इनको लागू किया जाएगा, स्वतः प्रभावी नहीं होते हैं। और बाकी न्यायालय इस बात का ध्यान रखता है कि अगर कोई संसद ऐसी विधि बनाती है जिससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय क्या कर सकता है, उस विधि को या उस कानून को असंवैधानिक घोषित करार कर सकता है। वहीं अगर इसकी बात करें तो निर्देशक तत्व के उल्लंघन के मामले में ना तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और ना ही इसको लागू कराने के लिए कोई कार्य कर सकते हैं। तो यही चीज़ इसमें दी है, एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं क्या है, आगे दिया है इस तरह क्या है, वर्तमान स्थिति में मूल अधिकार जो है क्या। अब ये इसको ये लाइन जरूर ध्यान रखिएगा, वर्तमान में स्थिति क्या है मूल अधिकार और डीपीएसपी की। तो वर्तमान में स्थिति क्या है कि मूल अधिकार निदेशक तत्व पर उच्चतर है, तो मतलब फंडामेंटल राइट जो है वो ऊंचे हैं डीपीएसपी से। और फिर भी इसका अभिप्राय यह नहीं कि निदेशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता। संसद निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन से संविधान के मूल ढांचे में क्षति नहीं होनी चाहिए। मतलब इसका क्रक्स ये है कि अभी वर्तमान जो स्थिति है उसमें फंडामेंटल राइट जो है डीपीएसपी के सर्वोच्च हैं, डीपीएसपी से सर्वोच्च है, मतलब ऊंचे हैं। प्रभावी बना सकती है डीपीएसपी को संसद, लेकिन अगर प्रभावी बनाती भी है तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका हनन नहीं होना चाहिए। बाकी आप इसको लागू करा सकते हैं मूल अधिकारों को विधि के द्वारा, मूल अधिकार कह रहा हूँ, डीपीएसपी को विधि के द्वारा लागू भी करा सकते हैं। तो यही चीज़ इसमें लिखी है। आगे देखते हैं, ये देख लीजिएगा क्रियान्वयन। तो कई सारे कानून या विधि बना के डीपीएसपी का क्रियान्वयन किया गया है, तो इनको पढ़ लीजिएगा। ना ये पीटी में आएंगे ना मेंस में। मेंस में तो आप इसको मेंशन करके आपके नंबर बढ़ सकते हैं, बाकी पीटी में इसमें कोई रोल नहीं है इसका। तो हम आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको पता होगा लैंड रिफॉर्म एक्ट जितने आए ये सब किसको, डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए आए। पहला अमेंडमेंट भी हुआ था। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम देख लीजिएगा 1972 का, वन संरक्षण अधिनियम देख लीजिए, ये सब डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए। जैसे आर्टिकल आपको पता होगा 48A में दिया है, तो 48A पता होगा आपको, ये डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए है। न्यूनतम मजदूरी, निर्वाह मजदूरी, ये सब आपको पता होगा। 39A हो गया, 39A कह रहा हूँ मैं, सॉरी, 39 में प्रावधान दिया गया है। और ये सब चीज़ें जो दे रखी हैं, लैंड रिफॉर्म हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। और साथ ही पंचायत से रिलेटेड जो आर्टिकल था 40वां, उसको भी प्रभावी बनाया गया। किससे, विधि बना के, संसद द्वारा अमेंडमेंट एक्ट ला के उसको भी प्रभावी बनाया गया पंचायतों के लिए। 73-74वां संविधान संशोधन। तो यही सब चीज़ें इसमें दे रखी हैं, तो इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी ये भी पता होगा आपको, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, ये सब चीज़ें प्रभावी बनाने के लिए इनका गठन किया गया है। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपसे, तो इसको ज़्यादा इसमें टाइम ना वेस्ट करिएगा अपना, पढ़ सकते हैं आप एक बार। अगर आपको आंसर राइटिंग में इनको मेंशन करना हो कुछ कानूनों को, तो मेंशन करके आपके नंबर भी बढ़ सकते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। बाकी यहाँ से देखते हैं आज आगे कि भाग 4 जो मतलब डीपीएसपी के जो भाग 4 है हमारा, उसके बाहर भी कुछ निर्देश दिए हुए हैं हमारे संविधान में, तो उसको देख लेते हैं। तो भाग 4 में उल्लिखित निर्देशों के अतिरिक्त भी संविधान के अन्य भागों में कई निर्देश दिए गए, इनका विवरण नीचे दिया गया। जैसे क्या, पहला, सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। तो संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं पदों के लिए नियुक्ति करने में अनुसूचित जाति जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाता है। ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा कौन सा, 325, अनुच्छेद 325 से एक निर्देश है डीपीएसपी के बाहर, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसमें यह दिया है सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों जनजातियों के दावे। दूसरा, मातृभाषा में शिक्षा। तो ये भी एक निर्देश है, किसके लिए, राज्य के लिए निर्देश है ये भी, मातृभाषा में शिक्षा के लिए। तो ये भी एक प्रकार का निर्देश है। आर्टिकल कौन सा है, 350 का। इसमें देख लेते क्या दिया है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था कराने का प्रयास। तो क्या है 350 में, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर जितने भी प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी हैं और भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के संबंध में दिया गया है। तो यह अनुच्छेद 350 ध्यान रखिएगा, भाग 17 में। यह अलग से निर्देश हैं डीपीएसपी को छोड़ के जो राज्य को दिए जा रहे हैं। आगे है क्या है, हिंदी भाषा का विकास। तो इसको देख लेते हैं क्या है, हिंदी भाषा का विकास। तो इसमें क्या दिया गया, हिंदी भाषा के विकास में संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, वह भारत की सामयिक संस्कृति को अभिव्यक्ति के माध्यम से बना सके। तो ये 351 पता होगा, हिंदी भाषा के विकास के संबंध में अनुच्छेद दिया गया। यह भी एक प्रकार का निर्देश है जो राज्य को दिया जाता है संविधान के द्वारा, तो ये देख लीजिएगा। बाकी जो निर्देश दिए गए उक्त निर्देश प्रकृति में न्याय योग्य नहीं है, हालांकि न्यायालय द्वारा इन्हें अन्य निर्देशों के समान ही उतना ही महत्व दिया जाता है और उन्हें भी संविधान का भाग माना जाता है। तो ये सब न्याय योग्य नहीं, जितने भी निर्देश दिए गए
लेकिन इतना ही महत्व दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जितना कि अन्य भाग को महत्व दिया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमारा ये अभी जितना इसमें दिया था ये तो खत्म हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो 36 से 51 तक हैं हमारे डीपीएसपी का, इनको एक बार लिस्ट याद कर देख लीजिएगा। 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा वही होगी जो भाग 3 में, ध्यान रखिएगा, जो भाग 3 में और आर्टिकल 12 में मेंशन है वही राज्य की परिभाषा होगी। 37 में क्या दिया है, इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना, मतलब ये गैर प्रवर्तनीय है और इसकी जो अंतिम शक्ति वो जनमत है, राजनीतिक शक्ति है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे क्या 38, राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। अगर एक लाइन में आपसे पूछा है आर्टिकल 38 में क्या लिखा हुआ है तो आप बता सकते हैं, उसमें लिखा है कि राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए क्या करना, सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। 39, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत है, इसमें कई सारे सेक्शन दिए हुए हैं तो उनको हमने पहले पढ़ लिया। बाकी एक लाइन में अगर आप पूछें तो क्या, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत है। 39 से फ्री लीगल एड आपको पता होगा। 40 ग्राम पंचायत, ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 42वां न्यायोचित और मानवीय कार्य दशाओं के, ये सब जितने भी दिए हैं आर्टिकल इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। 43 में कर्मचारियों के निर्वाह वेतन के संबंध में प्रावधान है। 43 है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी है, जो काम वाम करते हैं उद्योगों में उनके भागीदारी को सुनिश्चित करना। 43 बी कोऑपरेटिव सोसाइटी। 44 समान नागरिक संहिता, सबको पता होगा। 45 पता होगा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क जो शिक्षा होगा उसका प्रावधान। 46 अनुसूचित जाति जनजाति कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के संबंध में प्रावधान दिया गया 46 में अनुच्छेद। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर को बढ़ाने, जीवन स्तर को सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य है। 45 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। 48 है पर्यावरण संरक्षण। 49 आपको पता होगा। 48 और 48 को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जितने ये अमेंडमेंट हो गया ऐड हुए हैं, 39 ए हो गया, 43 ए हो गया, 43 बी हो गया, साथ ही 48 ए हो गया और 39 में एक प्रावधान जोड़ा गया, ये ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 45 हो गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, ये हो गया 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। कौन सा, तो 43 बी, ये 97 हो गया, ठीक है। ये भी 42 हो गया, 43 ए भी 42 से हो गया, 48 ए ये भी 42 अमेंडमेंट से हो गया। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। 5वां पता होगा न्यायपालिका से कार्यपालिका का स्वतंत्रता। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के संबंध में प्रावधान है, तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। तो ये चार्ट ध्यान में रखिएगा। अगर ओवरऑल क्रक्स देखें हम पूरे चैप्टर का तो ये चार्ट ध्यान में रखिएगा जिसमें आर्टिकल मेंशन है, साथ ही कुछ अलग से मैंने लिख रखा था, उनको चीज़ों को देख लीजिए। जैसे डीपीएसपी 36 से 51 ध्यान रखिएगा। कीवर्ड जो है इसके आयरलैंड, और आयरलैंड ने स्पेन से लिया और आयरलैंड से भारत ने लिया डीपीएसपी का प्रावधान। विशेषताएं, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये कीवर्ड ध्यान रखिएगा। और गैर न्यायोचित है, इतनी चीज ध्यान रखिएगा। वर्गीकरण 3 पार्ट में किया गया, समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिक। समाजवादी में ये आर्टिकल हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। गांधीवादी में ये सब हैं 40, 43, 43 बी और 46, 47, 48। उदार बौद्धिक में 44, 45, 48, 48 से 49, 50 और 51। ये कितने जो आर्टिकल हैं उदार बौद्धिक में। 42वें अमेंडमेंट से ये जोड़े गए प्रावधान कौन कौन से, 39 से जोड़ा गया, 43 से जोड़ा गया, 48 से जोड़ा गया और 39 में एक लाइन जोड़ी गई बच्चों के संबंध में, वो ध्यान रखिएगा। 44वें जो संविधान संशोधन हुआ उसमें 38 में लिखा गया आय और प्रतिष्ठा के अवसर की समानता को सुनिश्चित करना। 86वां देख लिया हमने। 45 जो आर्टिकल है उसमें क्या लिखा गया, 0 से 6 वर्ष कर दिया गया। 97 कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में, तो ये इसका क्रक्स है। बाकी बी.एन. राव ने क्या किया था, अधिकारों को 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया था, न्यायोचित और गैर न्यायोचित में। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। बाकी केसेस का हमने जिक्र पहले ही कर लिया था। 24वां 25वां संविधान संशोधन हमने देख लिया था। तो इतना ही था आज के लेक्चर में हमारे। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेक्चर की अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है हमारा कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जाके। बाकी कोई दिक्कत आती है तैयारी से रिलेटेड तो जो इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है वहाँ पे जाके आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।